एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हेवनली स्पिरिचुअल रूट कल्टीवेटर का अब सेकंड सीजन आ चुका है। चलिए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। अब हमारे मेन लीड फिंगमी की ये कहानी है जो कि कल्टीवेशन की एक ऐसी जर्नी पे निकल पड़ता है। इस जर्नी में उसे ऐसे ऐसे यूनिक ट्रेजर्स मिलते हैं जिससे वो काफी पावरफुल होता जाता है और कल्टीवेशन की असीम ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फिंगमी एक स्पिरिचुअल स्पेस चैनल में चला जाता है जो कि एक अलग ही रिल्म है लेकिन बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह है। अब फिंगमी को इस रिल्म से निकलने के लिए उन 3 पवित्र पेड़ों में से एक के यंग नरिशिंग वुड की तलाश है और इस नरिशिंग वुड को वो हासिल कर भी लेता है, जिसमें इसकी मदद सियार करती है। लेकिन अब सियार काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, लेकिन वो एक सेफ प्लेस पे जाते हुए कहती है कि वो वुशान सिटी के ग्रीन वैली में फिंगमी का इंतजार करेगी। अब आगे यहीं से सीजन 2 की शुरुआत होती है, जहां हम देखते हैं कि स्नो वॉक्स अलायंस की वो जो हॉल ऑफ एल्केमी मास्टर होती है, जिसके बॉयफ्रेंड को फिंगमी ने पहले सीजन में मार डाला था और वो इसी बात से फिंगमी से बदला लेना चाहती है। लेकिन जिस नरिशिंग वुड के पीछे ये लोग पड़े होते हैं, अब उसी नरिशिंग वुड की कहानी ये है कि वो लोग उसका यूज करके स्नो वॉक्स फेरी को ह्यूमन वर्ल्ड में लाना चाहते हैं। लेकिन ये नरिशिंग वुड तो अब सियार के पास है और सियार का पता सिर्फ फिंगमी ही जानता है। इसीलिए वो जो एल्केमी मास्टर होती है, अब उसके जो स्नो फॉक्स देवता होते हैं उनसे नाराज थे, क्योंकि स्नो फॉक्स के प्लान को पूरी तरह से फिंगमी ने इंटरप्ट कर दिया था। इसीलिए वो अब चिंता में होती है कि स्नो फॉक्स अलायंस के जो गॉड है इन लोगों को पनिश करेंगे। इसीलिए वो अपने सारे बंदों को गैदर करती है और फिंगमी का पीछा करने के लिए ब्लू वैली में भेज देती है, ताकि वो किसी भी हाल में उस यिन नरिशिंग वुड को ला सके। आगे वो अपने आप से ये कहती है कि फिंगमी, बस तुम मेरा इंतजार करो कि कैसे मैं तुम्हारे हाथों से उस यिन नरिशिंग वुड को लूंगी और फिर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें उसी वुशान सिटी के ग्रीन वैली को दिखाया जाता है, जहाँ पे सियार जा रही होती है, लेकिन वो अब भी बहुत ही ज्यादा घायल थी और सभी लोग उसके पीछे पड़े होते हैं क्योंकि उसी के पास ही ये नरिशिंग वुड होता है। इसीलिए वो सबसे पहले अपने लिए एक सेफ जगह ढूंढ रही होती है ताकि अपनी इंजरीज को हील कर सके। अब आगे वो अपनी स्पिरिचुअल आइज का यूज करके देखती है कि उस वैली में एक ऐसी जगह है उस जंगल के पार जहाँ पे वो अपने आप को सेफ रख सकती है। लेकिन वहाँ पे पहले से ही किसी के होने का उसे अंदेशा होता है, जिसे देख के वो उसे कह रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब यहाँ पे सियार ने किसे देखा होता है ये हमें आगे पता चलेगा। आगे वो फिंगमी के स्पिरिचुअल बीस्ट से कहती है कि वो उसी वैली के एकदम डीप फॉरेस्ट में उसे ले जाए, लेकिन उस वैली के बाहर ही एक इनविजिबल फॉर्मेशन बना होता है, जिसे तोड़ने के लिए सियार अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करती है। अब उसे क्या ही पता होता है कि वो इसे तोड़ करके किसी फॉरबिडन एरिया में इंटर करने वाली है। लेकिन जैसे ही वो उस इनविजिबल बैरियर को तोड़ती है, सियार तो उसके अंदर चली जाती है, लेकिन जाने अनजाने में वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को भी आजाद कर देती है जो कि अब तक उस वैली में कैद थे। इसी दौरान सियार का जो रुमाल होता है वो वहीं गिर जाता है। अब आगे इसी फिनोमिना को कुछ लोग देख लेते हैं दूर से कि किस तरह से उस फॉरबिडन वैली से तरह तरह के मॉन्स्टर्स अब रिलीज हो चुके हैं और वो उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगले सीन में वो बंदा जिसने ये सब कुछ देखा था, वो अपने सेक्ट के लीडर को ये सारी बात जाकर के बता रहा होता है, जो कि वहाँ पे पहाड़ों पर कुछ मेडिसिनल हर्ब्स को पिक करने के लिए गया था। अब वो सेक्ट लीडर इन्हीं मेडिसिनल हर्ब्स को उस बंदे से खरीद रहा होता है, जो कि मैजिकल हर्ब्स होते हैं जो हर तरह की पॉइजन को अवॉइड करते हैं। कि तभी एक बंदा वहाँ पे दौड़ते हांफते पहुँचता है और सेक्ट लीडर को बताता है कि फॉरबिडन एरिया में टॉक्सिक फॉग रिलीज होने के साथ साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी अब आ गए हैं। वहाँ पे एक बहुत खतरनाक पॉइजनस धुंध है जिसने हमारे सभी आदमियों को मार डाला है और केवल वहाँ से मैं और मेरा एक साथी बच करके आए हैं, क्योंकि सिर्फ हम ही दोनों ही थे जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग के अर्ली स्टेज पे थे। इसीलिए हम दोनों अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके वहाँ से भाग आए। लेकिन हमारे पीछे जो रह गए हैं, बैड न्यूज ये है कि वो अब तक बचे नहीं होंगे। अब ये खबर सुन करके सेक्ट लीडर कुछ और चीज के बारे में ही सोचने लगता है कि अगर उस फॉरबिडन वैली में इतने सारे मॉन्स्टर्स अपीयर हुए हैं तो इसका यही कारण है कि वहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर्स होंगे जो कि हिडन होंगे। लेकिन अभी उसके पास इतना ज्यादा मैन पावर नहीं है कि वो सारे हिडन ट्रेजर्स को उस फॉरबिडन वैली से निकाल सके। इसीलिए वो अपने सर्वेंट को ये ऑर्डर देता है कि वो 2 टीम्स के ट्रुप्स बनाएं। एक टीम को वो ये ऑर्डर देता है कि वो इन स्पिरिचुअल हर्ब्स का यूज करके एक ऐसा एलिक्सर बनाए जो कि पॉइजन को अवॉइड कर सके, और दूसरी टीम को वो उसी फॉरबिडन एरिया में भेजता है जो बाकी के दूसरे सेक्ट वालों को इसकी सूचना पहुंचा दे कि फॉरबिडन वैली में किस तरह के हिडन ट्रेजर्स अपीयर हुए हैं। जो भी कल्टीवेटर इंटरेस्टेड है वो उस फॉरबिडन लैंड के बायो वैली में आ सकते हैं,
जो कि अब ओपन हो चुका है और हमारा ये क्लैन उन सब का सिंसियरली स्वागत करेगा ताकि वो वहाँ के मॉन्स्टर को किल कर सके और वहाँ पे पाए जाने वाले हजारों ट्रेजर्स को हंट कर सके, वो भी साथ में। अब पूरे इलाके में इस खबर को फैला दिया जाता है, इसीलिए हर अलग अलग तरह के सेक्ट के जो मॉन्क्स और कल्टीवेटर होते हैं वो उस बायू वैली के करीब पहुंच रहे होते हैं कि इतने में हमारे मेन लीड फेंगमी को दिखाया जाता है, जो कि अपने फीनिक्स पे सवार था और सियार ने जिस जगह पे उसे मिलने को कहा था वो अब उसी ग्रीन वैली में पहुंच चुका होता है, लेकिन उसे सियार वहाँ पे नजर नहीं आती कि तभी वो ये देख लेता है कि किसी बायू वैली में बहुत सारे कल्टीवेटर्स तेजी से उस जगह पे पहुंच रहे हैं। आगे वो अपने रेड फॉक्स को ये ऑर्डर देता है कि वो आसपास के एरिया में जा करके सियार की छानबीन करे और उसके बारे में कुछ पता चले तो मुझे आकर के बताए। तब तक वो उस वैली में जा करके देखेगा कि वहाँ इतने सारे कल्टीवेटर्स आखिर क्यों इकट्ठा हुए हैं। अब आगे फेंगमी उसी वैली की तरफ पहुंचता है, जहां पे पहुंचने पर उसे पता चलता है जहां पे क्लैन के लीडर ने बाकी सभी सेक्ट वालों को ये समन करवाया था कि यहाँ इस बायू वैली में वो आ करके मॉन्स्टर को हंट कर सकते हैं और ढेर सारे ट्रेजर्स को पा सकते हैं। लेकिन जब सभी अलग अलग सेक्ट के कल्टीवेटर्स वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो ये पाते हैं कि किसी ने पहले से ही उस वैली को ब्लॉक कर रखा है। सारे ट्रेजर्स को वो अकेला ही हथियाना चाहता है और उन लोगों ने इतनी दादागिरी यहाँ पे कर ली है कि जो भी उस फॉरबिडन वैली में इंटर करना चाहता है वो तो किसी को इंटर करने नहीं देते, और इंटर करने भी दे रहे हैं तो वो इसकी एंट्रेंस फीस से 10,000 स्पिरिट स्टोन्स की डिमांड कर रहे हैं, और जो अफोर्ड कर पा रहा है वो तो 10,000 स्पिरिट स्टोन दे करके उस फॉरबिडन वैली के अंदर चला जा रहा है। लेकिन वो जो इतनी रकम को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो उनसे फाइट करने के लिए कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कई सारे कल्टीवेटर्स इसी तरह से मार खा के वहाँ पे पिटे बैठे होते हैं, लेकिन एक बंदा अभी भी उनसे काफी ज्यादा बहादुरी के साथ फाइट कर रहा होता है और देखने से हमें पता चलता है कि उस बंदे के पास अच्छी खासी शॉर्ट स्किल है, जिससे वो उस दूसरे बंदे को जिसने अपने यहाँ धौंस जमा रखी है उसे हरा ही देगा। लेकिन कहते हैं ना कि चीटिंग करने वाले कभी भी चीटिंग करने से बाज नहीं आते। उस बंदे का एक और भाई होता है जो कि अपने छोटे भाई से कह रहा होता है कि अगर तुम इस पहलवान से फाइट नहीं कर पा रहे हो तो क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊं, क्योंकि देखने से तो यही लगता है कि ये बंदा है तो देखने में पहलवान टाइप का लेकिन थोड़ा सा स्टूपिड है। जिस पर उसका भाई ये जवाब देता है कि तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस बेवकूफ से अकेले ही निपट लूंगा। फेंगमी इनकी फाइट को दूर से देख रहा होता है और ये सारा मामला समझ जाता है कि आखिर इस बायू वैली में इतने सारे मॉन्क्स और कल्टीवेटर्स क्यों गैदर हुए हैं, और उसे लग रहा होता है कि कहीं ये लोग उसी स्नो फॉक्स अलायंस से तो नहीं जुड़े हुए हैं कि तभी फेंगमी का रेड फॉक्स उसके पास आता है और उसे सियार का वही रुमाल देता है। आगे फेंगमी उसे सियार के बारे में पूछता है तो वो नाम में सर हिलाता है, जिससे फेंगमी यहाँ समझ जाता है कि भले ही अभी वो सियार को नहीं ढूंढ पाया है लेकिन यहाँ पे उसका रुमाल मिलना यही अंदेशा करता है कि वो सही ट्रैक पे है और वो यहीं कहीं आसपास के इलाके में ही होगी। और इसी बात का पता लगाने के लिए कि कहीं सियार उस बायू वैली के अंदर तो नहीं है, वो इस बायू वैली के अंदर जाने का सोचता है। लेकिन उस बायू वैली में जाने से पहले वहाँ पे जो दादागिरी या धांधली चल रही होती है उसे पहले रोकना जरूरी था। इसीलिए सबसे पहले फेंगमी वहीं पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो फाइट हो रही थी, क्योंकि अभी फेंगमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सियार को बचाना है, क्योंकि उसी की वजह से ही सियार यहाँ पे इंजर्ड हुई है और उसी के पास वो यिन नरिशिंग वुड है जिसका इस्तेमाल करके यहाँ फेंगमी अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा सकता है। आगे हमें वापस से उसी फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है जहाँ वो पहलवान टाइप वाला बंदा जो होता है वो उस यंग ब्रदर पे भारी पड़ रहा होता है, लेकिन अपने ब्रदर को इस तरह से हारता देख उसका जो दूसरा भाई होता है वो उस पहलवान पे पीछे से अटैक करने वाला होता है कि यहाँ फेंगमी आ जाता है, जो कि अपने ऊपर एक इनविजिबल तलिस्मान लगाए होता है जिससे उसे कोई देख नहीं पाता। अब यहाँ पे फेंगमी उस बंदे पे अटैक करता है जो कि पीछे से वॉर करने जा रहा था और उससे कहता है कि क्या तुम कल्टीवेशन के नियमों को भूल गए हो कि अगर तुम्हें सामने से फाइट करने की हिम्मत नहीं है तो इस तरह से तुम स्नीक अटैक नहीं कर सकते, यानी कि पीछे से छुप के वॉर नहीं कर सकते। और यहीं पे ही सीजन 2 का ये पहला एपिसोड फिनिश होता है। सो गाइज हमेशा की तरह यही कहूंगी कि आप लोगों को अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें है। और जो हमारे नए सब्सक्राइबर है जिन लोगों ने इसके पिछले सीजन को नहीं देखा है उनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जो हमारे चैनल पे आपको दिख जाएगी, और सीजन 1 की कंप्लीट लॉन्ग वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। सो जल्द से जल्द जाइए और इसे देख लीजिए, क्योंकि ये हमारे चैनल की अब तक की सबसे ज्यादा पॉपुलर और हिट सीरीज रही है। अब यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है
अब एक पहलवान टाइप का बंदा उनसे भिड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है, जिसकी मदद यहाँ पे फेंगमी आके करता है। वो उसी बंदे को यहाँ पे मारता है जो कि उसी पहलवान वाले बंदे पे धोखे से अटैक करने वाला था, और फिर उसे सिखा रहा होता है कि ये तो बिल्कुल कल्टीवेशन के नियमों के खिलाफ है। तुम अगर किसी से सामने से फाइट नहीं कर सकते तो उस पे पीछे से स्नीक अटैक भी नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से वर्जित है और कल्टीवेशन के रूल्स के खिलाफ है। जिसपे वो दोनों भाई यहाँ फेंगमी से कहने लगते हैं कि आखिर तुम होते कौन हो हमें कल्टीवेशन के रूल्स समझाने वाले। हम कोई रूल्स को फॉलो नहीं करते और हिम्मत है तो हमसे फाइट करके दिखाओ। अब जैसा कि हम फेंगमी की कैरेक्टर को सीजन 1 से ही जानते हैं कि अगर कोई इसे ललकारता है तो वो चुप बैठने वालों में से तो है नहीं। अब आगे फेंगमी अपने स्पिरिचुअल शॉट को समन करता है और उन दोनों भाइयों द्वारा किए जा रहे बारी बारी अटैक्स का जवाब देता है। अब आगे वे दोनों अपने शॉट से फेंगमी पे लगातार अटैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन फेंगमी आसानी से उनके हर एक अटैक्स को डॉज करता है। आगे फेंगमी उनसे कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम दोनों में कुछ तो ऐसी पावर होगी जिसके बलबूते पे तुम यहाँ पे इतना उछल रहे थे, लेकिन तुम दोनों तो मेरे 2 मूव्स में ही पीछे हट गए। अब इस पे तो उन दोनों भाइयों को आता है बड़ा गुस्सा और वो फेंगमी को मजा चखाने के लिए अपनी स्पेशल स्किल का यूज करने का सोचते हैं। और उनकी जो स्पेशल स्किल होती है वो थाउजेंड्स ऑफ थंडर की होती है, जिसका वे लोग यूज करते हैं और वहाँ पे हजारों थंडर लाइट्स जनरेट हो जाती हैं। और देखते ही देखते उस थंडर लाइट में से एक बहुत बड़ा जायंट स्नेक बाहर निकलता है, जो कि फेंगमी की तरफ बढ़ रहा होता है। अब इसे देखते हुए वो जो पहलवान बंदा जिसकी अभी अभी फेंगमी ने मदद की थी उस जायंट स्नेक पे तो अटैक करता है, लेकिन ये अटैक उस पे कुछ भी अफेक्ट नहीं करता और वो बंदा नीचे गिर जाता है। जिसपे वो दोनों भाई हंसने लगते हैं और उस बंदे से कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी जो वर्स्ट पावर है वो हमारी इस थंडर टेक्निक के सामने जरा बराबर भी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल तो बिल्कुल कचरा है कचरा। अब आगे फेंगमी से इन दोनों की बकवास सुनी नहीं जाती और वो अपना सबसे पावरफुल तलिस्मान निकालता है, जो कि वही सन शूटिंग तलिस्मान है। इसे जैसे ही फेंगमी रिलीज करता है उससे एक स्पेशल बो एंड एरो निकलती है। अब आगे ही फेंगमी बड़ी ही शांत स्वभाव से उन दोनों से कहता है कि अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि असली पावर क्या होती है। जिसमें वो दोनों भाई कहने लगते हैं कि लगता है कि इसने हमारी एबिलिटीज को ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है और इसे लगता है कि ये अपने तीर कमान से हमारी इस थंडर लाइटनिंग को हरा देगा, क्योंकि इतने सालों में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसने हमारी इस नैनयिंग के अलाइव फॉर्मेशन को मात दे दी हो। अब ये दोनों भाई ना यहाँ पे अपनी खूब बड़ाई करते हैं और फेंगमी से कहते हैं कि आ जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ हमारे इस फॉर्मेशन में आके, और हमारी इस फॉर्मेशन में तुम्हारा मरना तो तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी। जिसमें फेंगमी उनसे कहता है कि क्या सच में तुम लोग बहुत ही बातें करते हो। अब आगे वो अपने सन शूटिंग तलिस्मान का यूज करता है और एक हिट करते हुए उनसे कहता है कि आज मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअल पावर क्या होती है। अब जैसे ही वो एरो रिलीज होती है उससे एक बहुत बड़ी फीनिक्स बर्ड रिलीज होती है, जो कि उनके जायंट स्नेक को पूरी तरह से निगल लेती है। यानी कि उन दोनों भाइयों का ये 1000 थंडर वाला फॉर्मेशन जो होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब आगे इन दोनों भाइयों ने इस तरह के तलिस्मान की पावर को अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा था, इसीलिए वो समझ जाते हैं कि वो अब यहाँ फेंगमी का मुकाबला तो नहीं कर सकते। आगे वो बाकी के सभी कल्टीवेटर्स जिन्होंने अभी अभी इन दोनों भाइयों से इतनी सारा मार खाई थी, वे सभी फेंगमी के पीछे खड़े हो जाते हैं और उन दोनों पे दबाव बनाने लगते हैं कि जल्द से जल्द हमें इस बायू वैली में इंटर करने देती हो कि नहीं, और तुम लोगों ने ये जो दादागिरी करके अपने द्वारा ये बैरियर लगाया है इसे जल्द से जल्द यहाँ से हटाओ। अब आगे इन दोनों भाइयों को इनकी बातें माननी ही पड़ती हैं और वो उस बैरियर को हटा ही देते हैं, ये कहते हुए कि अगर तुम सभी इसके अंदर जाकर के मरना ही चाहते हो तो खुशी से जाओ, लेकिन याद रखना कि एक बार अंदर चले गए तो अंदर मौत का खूंखार खेल चल रहा है, वहाँ से बच करके कभी वापस आ पाओगे कि नहीं, ये सोच कर अपनी जिम्मेदारी से ही अंदर जाना। जिसपे सभी ये कहते हुए कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे कल्टीवेटर्स उस बायू वैली के अंदर इंटर कर जाते हैं, लेकिन 3 कल्टीवेटर्स जो होते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं। जिसपे वो दोनों भाई पूछने लगते हैं कि आखिर तुम सभी क्यों नहीं गए। जिसपे वे तीनों उससे कहने लगते हैं कि तुम दोनों ने अभी जो हम दोनों को इतना ज्यादा पीटा है उसका पहले बदला तो लेने दो। और यहाँ पे होना क्या था, ये तीनों कल्टीवेटर उन दोनों बंदों पे टूट पड़ते हैं। अब आगे हमें उसी बायू वैली के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फेंगमी भी आ चुका था और अपने स्पिरिचुअल आई का यूज करके वो ये पता लगा लेता है कि ये जगह तो वाकई में बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहाँ कदम कदम पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं जो कि इंसानों के खून के प्यासे है। अगर थोड़ा सा भी कदम को नहीं संभल करके चला गया तो यहाँ पे मौत पक्की है, क्योंकि इस सीक्रेट रिल्म में जिंदा रह पाना इतना आसान काम नहीं होगा।
इसीलिए फिंगमी यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे आखिर क्या चल रहा है इस बात का पता लगाएगा और ये मॉन्स्टर्स कैसे अटैक करते हैं इनके पैटर्न को जानेगा। आगे वो अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करके ये देख रहा होता है कि कैसे कल्टिवेटर्स को वो मॉन्स्टर्स घेर करके हमला कर रहे होते हैं। लेकिन इस बायो वैली में आने का उसका ये मकसद नहीं था कि यहाँ के ट्रेजर्स को वो ढूंढे। यहाँ तो फिंगमी इसलिए आया है ताकि वो सियार को जल्द से जल्द ढूंढ पाए। आगे वो अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करके सियार का भी पता ढूंढने की कोशिश तो करता है, लेकिन वहाँ पे एक अदृश्य दीवार होती है जिसके थ्रू यहाँ फिंगमी नहीं देख पा रहा था। साथ ही उस वैली के अंदर बहुत सारी पॉइजनस धुंध भी फैली होती है, जिसके कारण फिंगमी अपनी डिवाइन कॉन्सिक्वेशंस का भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। तभी फिंगमी को कोई आवाज देता है और ये वही बंदा होता है जिसकी फिंगमी ने मदद की होती है। ये फिंगमी को बिग ब्रदर कहता है और अपना परिचय देते हुए बताता है कि इसका नाम जुआन है। आगे फिंगमी को वो थैंक यू कह रहा होता है क्योंकि फिंगमी ने उसे उस स्नेक अटैक से जो बचाया था। फिंगमी उसे ये कहते हुए इसकी कोई जरूरत नहीं है और उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे किसी ट्रेजर हंटिंग के लिए आए हो, तो क्यों ना तुम जा करके वो काम करो ना कि यहाँ पे मेरे साथ टाइम पास करो, क्योंकि मुझे कई और भी इम्पोर्टेंट काम है जो करने हैं। जिसपे जुआन सही में एक स्टूपिड टाइप का बंदा है। वो यहाँ फिंगमी से कहता है कि उसे आगे जाने में डर लग रहा है और वो एक ही जगह पे गोल गोल चक्कर काट के खड़ा है। आगे वो बड़ी संकोच से फिंगमी से कहता है कि क्यों ना वो उसके साथ ही चले, क्योंकि आगे जाने में उसे उन मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है और फिंगमी इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर वो उसके साथ रहेगा तो अपने आप को सेफ रख पाएगा। अब आगे वो अपने तलवारबाजी की भी तारीफें करने लगता है, ये कहते हुए कि हालांकि मेरी तलवारबाजी अच्छी है लेकिन ये तुमसे ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने साथ रख लो। और फिंगमी उसकी बकवास नहीं सुनना चाहता, इसलिए वो एक सेकंड में आगे चला जाता है, लेकिन जुआन उसे बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है। इस पे फिंगमी उससे कहता है कि अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आओ मेरे पीछे, देखते हैं कि तुम मेरी स्पीड को मैच कर पाते हो कि नहीं। अब आगे फिंगमी बिजली की तेजी से उस जंगल को पार करने लगता है। इधर जुआन भी पीछे नहीं रखता, ऑल्दो वो फिंगमी जितना तो पावरफुल नहीं है, लेकिन तेजी से दौड़ते हुए वो फिंगमी के साथ साथ ही चल रहा होता है। फिंगमी भी अब इसकी स्पिरिट को देख करके हैरान रह जाता है कि वाकई में इस बंदे में कुछ न कुछ दम तो जरूर है। आगे फिंगमी इसकी इस टैलेंट को देख करके सोचता है कि हालांकि इसमें दिमाग की तो कमी है, लेकिन फिर भी जब इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसे मैं अपने साथ ले लेता हूँ, कहीं न कहीं ये यूजफुल तो जरूर ही होगा। कि तभी फिंगमी को किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है और उसे लगता है कि ये सियार होगी, इसलिए वो आवाज के पीछे जाने लगता है। अब आगे युआन भी वहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बातूनी होता है, इसलिए बड़ी सारी बकबक करना शुरू कर देता है। फिंगमी उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं रहता, इसलिए फिंगमी अब एक तिलिस्मान का यूज करता है ताकि उसे शट अप करवा सके। अब आगे जिस लड़की की उसने आवाज सुनी होती है वो एक बड़े से रॉक बीस्ट से फाइट कर रही होती है। अब वो बीस्ट लगातार आग उगल रहा होता है और उस लड़की पे अटैक कर रहा होता है, जिसे वो लड़की डॉज कर लेती है और उस पे भी अटैक करती है। अब उस लड़की के स्पिरिचुअल पावर को देख करके यहाँ फिंगमी भी हैरान रह जाता है। अब आगे वो लड़की अपने भाले का यूज करती है और उस रॉक मॉन्स्टर पे एक ऐसा अटैक करती है जिससे उसे शॉक लगने लगते हैं, जिसपे उस रॉक मॉन्स्टर को अंदर से कोई बंदा मैनिपुलेट कर रहा होता है। आगे वो रॉक मॉन्स्टर उस लड़की से कहता है कि मुझे मेरे मास्टर हायू कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़े मॉन्क है और दोनों ने तुम जैसे कई कल्टीवेटर्स को मौत के घाट उतार दिया है, इसीलिए अपनी एनर्जी को बचा करके रखो ताकि बाद में मैं उसे डिवोर कर पाऊँ। अब आगे वो एक जोरदार दहाड़ के साथ उस लड़की को डराने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो लड़की वहाँ पे दृढ़ खड़ी रहती है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यही फिनिश हो जाता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। अब आगे जो युआन होता है वो फिंगमी से कह रहा होता है कि वो इस तिलिस्मान को हटा दे ताकि वो उससे कुछ बात कर सके। फिंगमी के तिलिस्मान हटाते ही जुआन उसे कहने लगता है कि बेचारी लड़की कितनी मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जिस पे फिंगमी उसे कहता है कि हमें उसकी मदद आखिर क्यों करनी चाहिए, तो युआन उससे बताता है कि अगर हम इस यंग फीमेल कल्टीवेटर की मदद करेंगे तो हो सकता है कि ये हमारे साथ डबल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाए और इसे बचाने से हो सकता है कि ये हम दोनों में से किसी एक से इम्प्रेस हो जाए। अब इसकी बकवास सुन करके फिंगमी फिर से उसके मुंह पर शट अप वाला तलिस्मान लगा देता है और उसे बताता है कि इमॉर्टैलिटी के कल्टीवेशन में सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि आप किसी दूसरे लोगों के पछड़े में ना पड़ जाएं, क्योंकि डबल कल्टीवेशन जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। क्योंकि अगर हमारे सेम माइंड है तो कल्टीवेशन हमारी ट्वाइस हो सकती है, वो भी हाफ एफर्ट लगा करके। और ये मेरा मानना है, इसीलिए तुम कल्टीवेशन से रिलेटेड इन पुरानी स्टोरीज पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो जो ज्यादातर बनी बनाई होती है, समझे। और रही बात उस लड़की की मदद करने की, तो उसकी कल्टीवेशन लेवल काफी अच्छी है, उसे कुछ नहीं होगा।
इसीलिए तुम यहाँ पे ख्याली पुलाव मत बना, क्योंकि तुम्हारा उस लड़की के साथ कोई चांस नहीं है। ऐसा कहते ही फिंगमी वहाँ से चल देता है, क्योंकि उसे अभी यही चिंता हो रही होती है कि इस बायू वैली में आकर भी यहाँ पे सियार का कोई भी ट्रेस अब तक नहीं मिला है, तो ना जाने वो उस बायू वैली में कहाँ पे होगी। इधर पीछे से युआन काफी इशारे कर रहा होता है, उसे बताने की कोशिश करता है कि वो लड़की किसी खतरे में है। अब आगे हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसपे वो रॉक मॉन्स्टर पूरी तरह से भारी पड़ रहा था। अब उस रॉक मॉन्स्टर को जो कंट्रोल करने वाला उसके अंदर जो मास्टर होता है वो उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा दुबली हो, इसीलिए तुम्हें डिवोर करने में उतना मजा नहीं आ रहा है। तुम्हारे अंदर जो मीट है वो तुम्हारी हड्डियों से एकदम चिपकी हुई है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बोन मैरो के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी बची होगी जिसे मैं एब्जॉर्ब कर सकूं। और अगर तुम मोटी ताजी होती तो फिर तुम्हें निगलने का कुछ और ही मजा होता। अब आगे वो रॉक मॉन्स्टर उस लड़की को जमीन पे जोर से दे मारता है और उसे कहने लगता है कि तुम जोर जोर से चिल्लाओ, क्योंकि तुम जितना ज्यादा चिल्लाओगे तुम्हें मारने में उतना ही ज्यादा एक्साइटमेंट मिलेगा। अब आगे वो मॉन्स्टर जैसे ही उस लड़की को डिवोर करने ही वाला होता है कि इसके बीच बचाव में वहाँ फिंगमी आ जाता है और फिंगमी अपने शॉर्ट स्किल का यूज करते हुए उस रॉक मॉन्स्टर के हाथ को ही काट डालता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका हाथ वापस से आ जाता है। आगे वो मॉन्स्टर उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो, जिसपे फिंगमी उससे कहता है कि तुम जैसे डिमोनिक मॉन्स्टर मेरा नाम जानना डिजर्व नहीं करते। आगे वो युआन से कहता है कि उस लड़की को गार्ड करो, तब तक मैं इसके टुकड़े करके आता हूँ। और अब फिंगमी और उस मॉन्स्टर के बीच यहाँ फाइट शुरू हो जाती है। वो मॉन्स्टर एक जोरदार पंच फिंगमी को मारता है, लेकिन उससे पहले ही फिंगमी वहाँ डिसअपियर हो जाता है और फिर फिंगमी वहाँ पे एक ऐसा फॉर्मेशन बनाता है जिससे हजारों की तादाद में शॉट्स निकलने लगती हैं जो कि उस मॉन्स्टर पे अटैक कर रही होती हैं। अब इतने सारे तलवार उसके शरीर में जाने से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, जिसपे फिंगमी उससे कहता है कि अब तुम बाहर आते हो या मैं तुम्हें खींच करके बाहर निकालूं। जिसपे उस मॉन्स्टर के अंदर का मास्टर उसे कहने लगता है कि तुमने आज मेरे पूरे प्लान को ही बिगाड़ दिया है, सो अब उस लड़की की जगह मैं तुम्हारी सोल को डिफोर करूंगा। अब ऐसा कहते ही वो मास्टर जो होता है वो एक ऐसा फॉर्मेशन बनाता है जिससे बहुत तेज वहाँ आंधी चलने लगती है, लेकिन इस आंधी से फिंगमी जरा भी अफेक्टेड नहीं होता। वो वहाँ पे खड़ा रहता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पे प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम एक घोस्ट हो, लेकिन मैं असलियत जानता हूँ कि तुम एक्चुअल में क्या हो। आगे फिंगमी उस रॉक मॉन्स्टर के बचे कुचे ढांचे पे एक जोरदार अटैक करता है, जिसपे उसके अंदर का वो मास्टर जो कि एक बौना सा पिद्दू है वो बाहर निकल आता है, जिसपे वो लड़की उसे देखते ही टूट पड़ती है, ये कहते हुए कि तू था जो मुझे डिवोर करना चाहता था। लेकिन वो अभी इंजर्ड होती है, इसीलिए इस अटैक को सह नहीं पाती और गिरने वाली ही होती है कि फिंगमी उसे थाम लेता है। अब आगे फिंगमी जैसे ही उससे ये पूछता है कि तुम ठीक हो कि नहीं, वो लड़की फिंगमी को देखते ही रह जाती है, जैसे उसे पहली नजर में यहाँ फिंगमी से प्यार हो गया हो। अब आगे युआन उस बॉनी मास्टर से मिले एक सीक्रेट बुक को फिंगमी को लाके दिखाता है, जिसमें लोगों को किस तरह से धोखा दिया जाए इसमें मैजिकल ट्रिक्स लिखे होते हैं। फिंगमी इस मैजिक कल्टीवेशन के बुक को युआन को दे देता है। बाकी वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए फिंगमी को थैंक यू कहती है, तो उससे कहती है कि अब मैं तुम्हारे लिए एक फेवर ओन कर रही हूँ, तो बताओ इस फेवर को रीपे करने के लिए मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। जिसपे फिंगमी ये कहते हुए कि इसकी कोई जरूरत नहीं है वहाँ से जा रहा होता है, तो वो लड़की उसे रोकते हुए कहती है कि हे सुनो मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हें रीपे करना है। सो मेरे पास लिंगशी इक्लिजर येलो स्प्रिंग वाटर है, 8 ट्रेजर बोट है और कई सारे ऐसे ट्रेजर्स हैं जिनका नाम तुमने सुना भी नहीं होगा, सो बताओ इनमें से तुम्हें क्या चाहिए। जिसमें फिंगमी उसे कहता है कि मैं बस यहाँ पे किसी को ढूंढ रहा हूँ। जिसपे वो लड़की कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं उसे ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद करूंगी। जिसे तुम ढूंढ रहे हो उससे रिलेटेड कोई चीज तुम्हारे पास है तो उसे मुझे दे दो। बाकी जो फिंगमी होता है वो सियार का रुमाल उसे दे देता है। अब वो लड़की उस रुमाल पे फिंगमी का ब्लड लगा देती है। अब उसके पास ये टैलेंट होता है कि वो कोई भी खोई हुई चीजों को ढूंढ सकती थी। अपनी इसी स्पिरिचुअल मैजिक का वो यूज करती है, जिसे वो कई दूर मीलों तक देख पाती है कि तभी उसे कोई लोटस पैलेस दिखता है, जहाँ पे एक लड़की होती है जिसने अब तक सियार की बॉडी को काफी संभाल करके रखा है। अब ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एक्चुअल में सियार की ही सिस्टर होती है, जो कि सियार से कह रही होती है कि पता नहीं वो कौन सा बंदा है जिसके लिए तुम इतनी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी हो और अब और कितने दिनों तक तुम इस 1000 ईयर आइस बेड पे ही लेटी रहोगी। अब आगे वो अपनी सिस्टर को यहाँ ट्रीट करने की हर कोशिश कर रही होती है और उसके पास वही ये नरिशिंग वुड भी होता है। अब ये सब कुछ फिंगमी देख लेता है और उसे इस बात की संतुष्टि तो होती है कि सियार अभी एक सेफ हैंड में है,
कि तभी उसकी सिस्टर उन्हें ऐसा घूरती है कि उस लड़की की स्पिरिचुअल मैजिक वहीं पे खत्म हो जाती है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, क्योंकि अब उसके अंदर इससे ज्यादा देखने की पावर नहीं बचती और वो लड़की वहीं बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में फेंगमी अपनी कल्टीवेशन के जरिए से उसे ट्रीट करने की कोशिश करने लगता है ताकि उस लड़की की खोई हुई एनर्जी वापस आ जाए और उसकी इंजरीज हील हो जाएं। आगे फेंगमी उसे सलाह देता है कि अपनी इस स्पिरिचुअल पावर को तुम हद से ज्यादा यूज करने के लिए कभी भी मत अपने आप को फोर्स करना, वरना ये तुम्हें मौत के कगार पर पहुंचा सकता है। अब आगे उस लड़की को काफी अच्छा एहसास हो रहा होता है जिस तरह से फेंगमी उसे ट्रीट कर रहा होता है। उसे फेंगमी से एक लगाव सा होने लगता है और वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के दौरान रहते हुए काफी सेफ महसूस करने लगती है। अब आगे वो फेंगमी की हेल्पिंग नेचर को देख करके उस पर पूरी तरह से लट्टू हो जाती है और वहाँ सोचने लगती है अगर ये मेरा आइडल कल्टीवेटर मुझे अपने पास रख ले, अगर मैं इसकी एक सर्वेंट बन जाऊँ तो मुझे काफी मदद मिल सकती है प्रैक्टिस करने में। अब ये सारी बातें तो वो अपने मन में सोच रही होती हैं, लेकिन उसे क्या पता कि फेंगमी तो मन की बातों को जान लेता है क्योंकि वो एक अच्छा माइंड रीडर है। लेकिन फिर वो ये संकोच करते हुए वो लड़की सोच रही होती है कि ये किसी लड़की सीआर को ढूंढ रहा है, तो हो सकता है कि कहीं वो लड़की सीआर इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं। आगे वो अपने आप को ये कहते हुए डांटने लगती है कि ओह लिनिंग, ये सब सोचना बंद करो, ये बस यहाँ से गुजर रहा था और तुम्हें इस तरह से मुसीबत में देख करके तुम्हारी मदद की है और इससे ज्यादा तुम इसके बारे में कुछ ऐसा वैसा मत सोचो। आगे वो लड़की जिसका नाम लिनिंग है वो उसे बताती है कि जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो वो उस ग्रीन वैली के एकदम काफी गहराइयों में है और इस वैली में तो हर तरफ इस तरह का खतरा मंडराता रहता है, लेकिन उसके इस डीपेस्ट एरिया में कुछ ज्यादा ही खतरा है। सो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम्हारे जो कल्टीवेशन लेवल है इससे तुम वहाँ पे ना ही जाओ तो बेहतर होगा। जिस पे फेंगमी से कहता है कि मैं जिस जर्नी पे निकल चुका हूँ उसमें तो इस तरह के खतरे मिलते ही रहते हैं, लेकिन इन खतरों को लेकर के मैं अपनी ये ट्रिप को नहीं रोकूंगा, लेकिन फिर भी मुझे उस डेंजर से आगाह कराने के लिए तुम्हारा थैंक यू। आगे लीनिंग यहाँ समझ जाती है कि जरूर वो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड ही होगी, इसलिए उसे बचाने के लिए इतने खतरे में जा रहा है और वहाँ से इटलाते हुए वो चली जाती है। लेकिन लास्ट में वो फेंगमी को यही कह जाती है कि कम से कम अपनी हेल्प करने के लिए किसी ऐसे को ढूंढो जो तुम्हारी मदद कर सके, वरना इस ग्रीन वैली में तुम्हारी मौत पक्की है। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस वैली में तो कई सारे कल्टीवेटर्स ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए पहले ही आ पहुंचे हैं, जिनमें से एक ग्रुप ने वहाँ पे एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को मार गिराया है। कि तभी फेंगमी को दिखाया जाता है कि वो अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करता है। उसी के पीछे यहाँ युआन बच्चों की तरह छुप रहा होता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा डर था कि इस घने जंगल के बारे में उसने काफी कुछ सुन रखा है कि यहाँ पे अलग अलग तरह के घोस्ट होते हैं जो ह्यूमंस के हार्ट को खा जाते हैं। जिसपे फेंगमी उसे कहता है कि ये भूत वूत कुछ नहीं होता है, ये तो बस लोगों का गिल्ट होता है जो सदियों से उनके हार्ट में होता है, इसी की वजह से वो इस घोस्ट नामी चीज से डरते हैं। तो क्या तुमने अपने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसके कारण तुम्हें गिल्ट महसूस होता हो? जिसपे युआन उसे कहता है कि उसने ऐसा तो कुछ नहीं किया है, बस एक बार उसने जो विलेज का चीफ था उसकी मुर्गी पकड़ के खा ली थी। तो क्या ये एक बहुत बड़ा गिल्ट है, इसकी वजह से उसे घोस्ट दिख सकते हैं? जिसपे फेंगमी यहाँ सोचता है कि पता नहीं किस बलबोड़े से पाला पड़ गया है। आगे वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जिसपे युआन उससे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ करके इस तरह से मत जाओ। कि तभी अचानक से फेंगमी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो युआन यहाँ से गायब हो चुका था। फेंगमी जब उसे ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। इस ब्लड की कुछ बूंदें ऊपर से टपकती हैं और जैसे ही फेंगमी ऊपर देखता है उसे एक बड़ा सा बीस्ट दिखता है जो कि एक लाश को अपने मुंह में दबोचे हुए था। अब ये एक 3 लेवल का मॉन्स्टर होता है जो फेंगमी पे अटैक कर देता है। आगे फेंगमी अपने फायर बॉल से उस पे अटैक करता है, लेकिन इसका उस मॉन्स्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आगे वो जो मॉन्स्टर होता है वो एक स्ट्रेंज फायर मॉन्स्टर था जो कि अपने कोल्ड फायर से यहाँ फेंगमी पे अटैक करने लगता है। जिसमें फेंगमी उससे कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पे मरने के लिए मुझ पे इस तरह के अटैक कर रहे हो, तो फिर ठीक है, अटैक अब क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूँ। आगे फेंगमी अपने उसी पॉपुलर वेपन रोंगयान वेपन का यूज करता है और ये फेंगमी का इतना ज्यादा पावरफुल वेपन है कि इसने अब तक के कई सारे हाई लेवल के कल्टीवेटर्स को धूल चखा दी है। तो ये उसके सामने ये स्ट्रेंज मॉन्स्टर क्या चीज होती है। आगे वो रोंगयान वेपन उस मॉन्स्टर से निकलने वाले स्ट्रेंज फायर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और जैसे ही उस मॉन्स्टर की सारी फायर एब्जॉर्ब होती है वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। कि इतने में ही वहाँ पे युआन दौड़ते हुए आता है जो कि मदद के लिए पुकार रहा होता है। आगे युआन यहाँ फेंगमी को बताता है कि वो एक गड्ढे में जा गिरा था जहाँ पे उसने ये बीहैव वाला ट्रेजर पाया है, लेकिन ये ट्रेजर्स मधुमक्खियों के छत्ते में था, इसीलिए बहुत सारी मधुमक्खियाँ मेरे पीछे पड़ गई हैं। इस पे फेंगमी से कहता है कि ये जो ट्रेजर तुम्हारे हाथ में है इसे जल्द से जल्द फेंक दो वरना ये सारी मधुमक्खियाँ तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। जिसपे युआन उसे कहता है कि ये बहुत यूजफुल है, मैं इसे नहीं फेंकूंगा।
कि तभी बहुत सारी मधुमक्खियां उसके पीछे पड़ी जाती हैं। यहाँ पे फिंगमी उसकी मदद करता है उसे रोंगयान वेपन के द्वारा। अब आगे वो युआन से कहता है कि इस तरह खड़े खड़े यहाँ पे क्या देख रहे हो, मरने का इंतजार कर रहे हो, जल्द से जल्द यहाँ से भागो। आगे भी दोनों उन मधुमक्खियों से बचने के लिए तेजी से वहाँ पे दौड़ रहे होते हैं, लेकिन युआन के पास यहाँ किसी खास तरह की लॉकेट होती है क्योंकि उन मधुमक्खियों की वजह से नीचे पानी में गिर जाता है। युआन के लिए ये काफी खास होता है, इसलिए वो उस लॉकेट को नहीं जाने देना चाहता था और उस लॉकेट को ढूंढने के लिए वो खुद पानी में गिर जाता है। आगे वो मधुमक्खियां पूरी तरह से उसे काट रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो उस लॉकेट को ढूंढने में इतना मगन था कि उसे इस दर्द का जरा भी एहसास नहीं होता। अब आगे फिंगमी उसकी मदद करता है, वो उस ट्रेजर जैसा ही हूबहू क्लोन बना लेता है और उस बनाए गए क्लोन को वो दूसरी तरफ फेंक देता है, जिससे वो सारी मधुमक्खियां उस दूसरे क्लोन ट्रेजर्स के पीछे भागने लगती हैं। अब आगे युआन उसे बताता है कि ये जो ट्रेजर्स उसने इतनी मेहनत से ढूंढा है ये उसके फादर के लिए एक गिफ्ट है। आगे फिंगमी उसे कहता है कि तुम इसके लिए मुझे थैंक यू कह रहे हो, जबकि आज तुमने एक मामूली से बॉक्स और एक जेट पेंडेंट की वजह से हम दोनों की लाइफ्स को ही खतरे में डाल दिया था। जिस पे जुआन अपने पास्ट के बारे में यहाँ बताना शुरू करता है कि वो जिस विलेज में पला बड़ा है वो इसकी काफी केयर करता है और उन्होंने ही उसे बताया था कि ये जो टोकन है वो उसके फादर द्वारा उसकी छोड़ी गई लास्ट निशानी है और ये टोकन इस बात की निशानी है कि मेरे फादर वहाँ के जियाओ फैमिली से आते हैं, जो कि वहाँ पे 4 अमीर और महान खानदानों में से एक है। आगे वो बताता है कि ये जो ट्रेजर बॉक्स उसने ढूंढा है ये उसके फादर के लिए गिफ्ट है, ताकि वो उन सभी लोगों का मुंह बंद कर दे जो उनसे कहते थे कि तुम्हारा बेटा कोई मंदबुद्धि है और वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाया करते थे, इसीलिए मेरे फादर ने मुझे छोड़ दिया। जिसपे फिंगमी उसे कहता है कि तुम्हारे फादर ने इसलिए तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम काफी कम होशियार थे, तो क्या ये बात तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाती कि इतने छोटे से बात के कारण उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। जिसपे यहाँ युआन जो होता है वो काफी अच्छी बात उसे कहता है कि अगर हम बेवजह चीजों के लिए गुस्सा होंगे तो हमें कभी भी अपनी जिंदगी का मकसद नहीं मिल पाएगा और फिर बेवजह चीजों पे गुस्सा करना तुम्हें हद से ज्यादा थका देता है। अब आगे युआन ये कहते हुए कि मैं और भी ताज़ा मछलियों को पकड़ के लाता हूँ ताकि हम दोनों उसे रोस्ट करके खा सके। वो वहाँ से चला जाता है और युआन की इसी गहरी बात पे आगे फिंगमी सोच रहा होता है और उसे अपने फादर की याद आती है कि कैसे वे लोग एक दूसरे के साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग शेयर किया करते थे। वो अपने फादर के साथ बिताए हुए उन्हीं लम्हों को याद करता है, फिर उसे याद आता है ये सब उसके फादर का सिर्फ उसे लूटने के लिए एक छलावा था और इसी बात से फिंगमी अब तक अपने फादर से गुस्सा था, लेकिन आज उसने इस बात को समझ लिया है कि छोटी छोटी बातों पर इस तरह से बेफजूल से गुस्सा नहीं किया करते। और उसके इसी रियलाइजेशन के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो गाइस आगे के एपिसोड में हमें ये जानने को मिलेगा कि फिंगमी सियार को कैसे बचा पाता है। जैसा कि आपको पता है कि ये सीरीज तो हमें जरा भर भी बोर नहीं करती, आगे कुछ जरूर इंटरेस्टिंग चीजें हमें दिखाई जाएगी जो कि हमें इस सीरीज में बांधे रखेगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।